इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम ना मॉर्गन हाउसल की काफी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराइयों में उतर रहे हैं। और हमारा आधार है इस पर लिखी गई एक डिटेल्ड समीक्षा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये फाइनेंस पर जो आम किताबें होती है ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको कोई मुश्किल चार्ट्स या निवेश के फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। सही, इसका पूरा जोर इस बात पर है कि पैसा हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को और हमारे मनोविज्ञान को कैसे चलाता है। बिल्कुल, ये किताब असल में पड़ताल करती है कि हम सब धन, लालच, यहाँ तक कि खुशी के बारे में सोचते कैसे हैं और फिर उसी सोच के बेसिस पर फैसले कैसे लेते हैं। तो आज हमारी चर्चा का मकसद कोई निवेश के नुस्खे जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि पैसे के साथ अपने रिश्ते को, अपने व्यवहार को समझना है। और सच कहूं तो अक्सर यही समझ लंबे समय में किसी भी फॉर्मूले से ज्यादा काम आती है, क्योंकि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये बहुत ज्यादा मानवीय है। और यहीं से समीक्षा का सबसे, मैं कहूंगी, चौंकाने वाला तर्क सामने आता है। किताब कहती है कि आपकी जो वित्तीय सफलता है वो आपकी होशियारी या डिग्री पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी आपके व्यवहार पर करती है। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसके मायने गहरे हैं, बहुत गहरे। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। तो किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि भाई IQ या शानदार एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है अनुशासन, सब्र रखना और अपनी भावनाओं पर काबू पाना। कभी सोचा है कि एक जैसी जानकारी और समझ रखने वाले दो लोग पैसे के मामले में इतने अलग नतीजे क्यों पाते हैं? हाँ, और इसकी जड़ें ना सीधे हमारे अंदरूनी स्वभाव में हैं। मतलब लालच का आकर्षण, नुकसान होने का डर और हम कितना रिस्क ले पाते हैं या उससे बचते हैं। अच्छा, हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे के फैसले एकदम ठंडे दिमाग से, लॉजिक से लिए जाने चाहिए। हाँ, यही लगता है। लेकिन ये किताब बार बार याद दिलाती है कि हमारे पैसों से जुड़े ज्यादातर फैसले वो भावनाओं की गर्मी में लिए जाते हैं। हमारा व्यवहार ही हमारी वित्तीय कहानी का असल लेखक है। कहने का मतलब यह है कि फाइनेंस की दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाला होना जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा आत्मनियंत्रित होना जरूरी है। यह सोच ही अपने आप में थोड़ी अलग है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, अब एक और पहलू जिस पर समीक्षा रोशनी डालती है वो है किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क। बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है इसमें। हाँ, बेशक वो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, मेहनती थे, बिल्कुल थे, पर यह भी सच है कि वो बहुत भाग्यशाली थे कि 1968 में उनके स्कूल में कंप्यूटर था। उस जमाने में तो ये मतलब हाँ, बहुत बड़ी बात थी, दुर्लभ चीज। बिल्कुल सही कहा। और सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। हाँ, न जाने कितने ही होशियार और काबिल लोग सिर्फ इसलिए नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत खराब होती है। वही क्रेडिट या दोष न दें। अच्छा, किस्मत और जोखिम का जो अदृश्य हाथ है ना, उसको भी पहचानना जरूरी है। इससे हमें थोड़ी विनम्रता मिलती है, मतलब दूसरों के हालात समझने में मदद मिलती है और अपनी सफलता पर जरूरत से ज्यादा इतराने से भी बचते हैं। हाँ, ये विनम्रता वाली बात सही है। और इसी से जुड़ा है एक और बड़ा जाल जिससे बचने की सलाह समीक्षा देती है, वो है कभी पर्याप्त नहीं का जाल, मतलब नेवर इनफ। ओह हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये उन लोगों की कहानी है जिनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा होता है, फिर भी वे और ज्यादा के पीछे भागते रहते हैं। वो अंदर की आवाज जो कहती है बस थोड़ा और। और ये थोड़ा और की चाहत, ये जो कभी ना भरने वाला लालच है, अक्सर वो सब कुछ तबाह कर देता है जिसे पाने के लिए इतनी मेहनत की गई थी। जमा की हुई दौलत, समाज में इज्जत और शायद सबसे बढ़कर मन का चैन। मन का चैन। हाँ। समीक्षा जोर देती है कि असली वित्तीय आजादी तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि कितना काफी है। कितना काफी है ये जानना। हाँ, ये अपनी इच्छाओं पर एक तरह की लगाम लगाने जैसा है, ताकि वो मंजिल हमेशा दूर ना भागती रहे। ये फिर से व्यवहार पर कंट्रोल पाने की बात है। ये वाकई एक गहरा विचार है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे किताब शायद पैसे की दुनिया का 8वां अजूबा कहती है, कंपाउंडिंग, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा था शायद। समीक्षा बताती है कि दौलत समय के साथ सीधी रेखा में नहीं बढ़ती, बल्कि एक मोड़ के बाद तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। वॉरेन बफेट का उदाहरण यहाँ फिर एकदम सही बैठता है। उनकी ज्यादातर दौलत 60 साल की उम्र के बाद बनी। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अचानक उनके निवेश ने कोई रॉकेट पकड़ लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दशकों तक लगातार बिना हिले दुले निवेशित रहे। दशकों तक? हाँ, सबक साफ है, सब्र रखो। कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने के लिए वक्त चाहिए।
छोटी अवधि में बड़े रिटर्न के पीछे भागने की बजाय लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा भरोसेमंद है और अक्सर ज्यादा फायदेमंद भी। समय आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है अगर आप उसे मौका दें तो। इसे ऐसे समझें, 100 रुपए अगर 10% साधारण ब्याज पर बढ़ें तो 110, 120, 130 होंगे। पर चक्रवृद्धि में वो 110, फिर 121, फिर 133.1। शुरुआत में फर्क कम लगता है, पर समय के साथ ये अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। समय का सही इस्तेमाल ये जरूरी है। और दौलत की बात हो रही है तो समीक्षा एक और बहुत जरूरी फर्क समझाती है कि असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है, मतलब महंगी कारें, बड़े बड़े घर, डिजाइनर कपड़े। हाँ, वो सब तो खर्च का दिखावा है, दौलत का नहीं। अच्छा, एकदम पते की बात। असली दौलत तो अक्सर अदृश्य होती है, छुपी हुई। वो आपके बैंक खाते में जमा बचत है, आपका निवेश पोर्टफोलियो है, और शायद सबसे अहम अपने वक्त और अपने फैसलों पर आपका नियंत्रण, आपकी आजादी। ये बाहरी चमक दमक से कहीं ज्यादा कीमती है। दिखावे पर पैसा उड़ाना तो आसान है, कोई भी कर सकता है जिसके पास पैसा हो, पर असली संपत्ति बनाने के लिए अनुशासन और वक्त लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा बताती है कि ये अदृश्य दौलत अक्सर ज्यादा मानसिक शांति देती है, भले ही बाहर से कम प्रभावशाली लगे। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है टेल इवेंट्स का, यानी वो दुर्लभ घटनाएं जो असल में बड़े नतीजे देती हैं। हाँ, टेल इवेंट्स। समीक्षा के मुताबिक ज्यादातर बड़ी वित्तीय सफलताएं, जैसे शेयर बाजार में बहुत बड़ा लाभ, वो कुछ गिनी चुनी अप्रत्याशित बड़ी घटनाओं का नतीजा होती हैं। हाँ, और इसका असर सिर्फ निवेश पर ही नहीं, जिंदगी के कई हिस्सों पर होता है। सोचिए, शेयर बाजार में ज्यादातर दिन छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं, है ना? लेकिन कुछ गिने चुने दिन होते हैं, जैसे कोई बड़ा क्रैश आ गया या कोई जबरदस्त तेजी आई, वही लंबे समय का रिटर्न तय कर देते हैं। अच्छा, यही हैं टेल इवेंट्स, दुर्लभ मगर निर्णायक। इसका मतलब है कि जिंदगी में भी कुछ बड़े फैसले या कुछ बड़ी घटनाएं सैकड़ों छोटे मोटे रोजमर्रा के कामों से ज्यादा असर डाल सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर छोटी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि बड़ी तस्वीर पर नजर रखना जरूरी है। यानी छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय उन बड़ी घटनाओं या फैसलों पर ध्यान देना जो वाकई मायने रखते हैं। और अगर बड़ी तस्वीर की बात करें तो किताब के हिसाब से पैसे का सबसे बड़ा मकसद या सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या वो लग्जरी गाड़ियां हैं या महंगी छुट्टियां? नहीं, किताब और समीक्षा दोनों इस बात पे जोर देते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभांश, सबसे बड़ा रिटर्न है आजादी, फ्रीडम, अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, ये सोचकर सुबह उठना कि आज आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ समय बिताना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं, यही असली दौलत है। वाह! ये पैसे को सीधे सीधे हमारी खुशी और मानसिक सुकून से जोड़ता है। मकसद सिर्फ चीजें जमा करना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी हासिल करना है। ये तो बहुत शक्तिशाली नजरिया है। और इस आजादी को पाने के रास्ते में समीक्षा एक और प्रैक्टिकल सलाह पर जोर देती है, जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, कि बचत करने की आदत निवेश में माहिर होने से ज्यादा जरूरी हो सकती है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ये देखना कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, उसी के पीछे भागना जरूरी नहीं है। काफी हद तक यही मतलब है। आपकी बचत दर, मतलब सेविंग्स रेट, यानी आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं और इसमें लगातार बने रहना, वो अक्सर सबसे हॉट या जोखिम भरे निवेश ढूंढने की कोशिश से ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है। अच्छा, सोचिए, एक अच्छी बचत आपको एक सुरक्षा कवच देती है, एक तकिया, एक कुशन, जो मुश्किल वक्त में, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको संभाल लेता है। सही बात है। ये जो मानसिक शांति देता है ना, वो अमूल्य है। और ये एक ऐसी रणनीति है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है, बाजार के उतार चढ़ाव के विपरीत। नियंत्रण की बात आई तो चलिए एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमें दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को समझने में मदद कर सकता है। किताब का एक अध्याय कहता है, आप पागल नहीं है, यू आर नॉट क्रेजी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। समीक्षा इसे समझाती है कि हर इंसान पैसे से जुड़े फैसले अपने निजी अनुभवों, अपनी परवरिश और दुनिया को देखने के अपने अनोखे चश्मे से लेता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, जिस इंसान ने अपने बचपन में बड़ी आर्थिक तंगी देखी है या मंदी का दौर देखा है, उसका पैसे को लेकर नजरिया उस इंसान से बहुत अलग होगा जो हमेशा आर्थिक संपन्नता में पला बड़ा है। जाहिर है, उनका जोखिम लेने का अंदाज, बचत की आदतें, निवेश के तरीके, सब कुछ अलग हो सकता है और अपने अपने अनुभव के हिसाब से वो तर्कसंगत भी होते हैं उनके लिए। तो नतीजा क्या है इसका? सहानुभूति, एम्पैथी।
हमें दूसरों के वित्तीय फैसलों पर तुरंत उंगली उठाने या उन्हें गलत ठहराने से बचना चाहिए, क्योंकि हम उनकी पूरी कहानी, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनका बैकग्राउंड नहीं जानते। ये तो पैसों के मनोविज्ञान को समझने के साथ साथ आपसी समझ बढ़ाने की भी बात हो गई। और आखिर में समीक्षा एक और जरूरी सबक पर जोर देती है, गलती की गुंजाइश रखना, जिसे अंग्रेजी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी। इसका सीधा सा मतलब है कि मानकर चलिए कि चीजें गड़बड़ हो सकती हैं और उसके लिए तैयार रहिए। हाँ, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, कोई भी प्लान 100% फूल प्रूफ नहीं होता। तो व्यवहारिक कदम क्या हैं? एक ठीक ठाक आपातकालीन फंड, मतलब इमरजेंसी फंड बना के रखना, सही और पर्याप्त बीमा करवाना, इंश्योरेंस, और अपनी वित्तीय योजनाएं बनाते समय थोड़ा यथार्थवादी या कहें कि थोड़ा निराशावादी होना। निराशावादी? हाँ, मतलब उम्मीद से थोड़ा कम मानकर चलना, एक बफर रखना। ये जो सुरक्षा का दायरा आप बनाते हैं, यही आपको बड़े वित्तीय झटकों से बचाता है और रात को चैन की नींद सोने देता है। तो ये थे किताब के कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिक सबक, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। अब जरा समीक्षा के नजरिए से देखते हैं कि इस किताब की खासियतें क्या हैं। हाँ, समीक्षा इसकी कई खूबियों को गिनाती है। पहली और सबसे बड़ी खूबी है इसका लिखने का अंदाज। बहुत सरल, कहानियों से भरा हुआ और आसानी से आप उससे जुड़ जाते हैं। हाउसल मुश्किल विचारों को असल जिंदगी के उदाहरणों, इतिहास की घटनाओं और निजी किस्सों के जरिए बेहद दिलचस्प बना देते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये मनोविज्ञान पर फोकस करती है, ये उन लोगों को भी पसंद आती है जिन्हें पारंपरिक फाइनेंस थोड़ा उबाऊ लगता है। हाँ, ये बात तो है। और समीक्षा ये भी कहती है कि इसके सबक किसी खास समय या दौर के लिए नहीं है, ये कालातीत हैं, टाइमलेस। ये मानवीय स्वभाव की उन गहराइयों को छूते हैं जो शायद हमेशा सच रहेंगी। बिल्कुल। और ये व्यवहारिक सलाह देती है, बचत करो, सब्र रखो, विनम्र रहो, अपनी आज़ादी को अहमियत दो। ये जल्दी अमीर बनने के नुस्खों या जोखिम भरे शॉर्टकट से दूर रहने को कहती है। सही मायनों में ये एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे के बारे में सोचने का तरीका सिखाती है, ना कि सिर्फ ये करो वो करो बताती है। लेकिन समीक्षा पूरी तरह इसकी तारीफ ही नहीं करती है, वो कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करती है। एक बात ये कि कुछ अध्याय पढ़ते हुए थोड़ा दोहराव महसूस हो सकता है। हाँ, ये पॉइंट उठाया है समीक्षा ने। एक ही मूल विचार को अलग अलग कहानियों या एंगल से बार बार कहा जा रहा है। ये बात कुछ हद तक सही है, थोड़ा रेपिटेशन लग सकता है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, अगर कोई पाठक इसमें निवेश की बहुत गहरी तकनीकी रणनीतियां या कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड ढूंढ रहा है, तो उसे निराशा हो सकती है। अच्छा। ये किताब दिमागी सोच, मतलब माइंडसेट बदलने पर ज्यादा जोर देती है, न कि निवेश के तकनीकी पहलुओं यानी मैकेनिक्स पर। एक और बात, अगर किसी ने पहले से पर्सनल फाइनेंस पर कई किताबें पढ़ रखी हैं, तो हो सकता है कुछ सलाह उन्हें थोड़ी जानी पहचानी या आम ज्ञान जैसी लगे। हालांकि यहाँ उन्हें एक नए मनोवैज्ञानिक नजरिए से पेश किया गया है जो फ्रेश है। तो इन खूबियों और कमियों को देखते हुए समीक्षा के मुताबिक ये किताब आखिर पढ़नी किसे चाहिए? कौन है इसके आइडियल रीडर? समीक्षा का मानना है कि ये कई तरह के पाठकों के लिए बेहद फायदेमंद है। खास तौर पे मैं कहूँगा, पहला, वो लोग जो फाइनेंस की दुनिया में नए हैं और पैसे को सिर्फ नंबरों और ग्राफ से आगे बढ़कर उसके मानवीय और मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना चाहते हैं। हाँ, बिगिनर्स के लिए अच्छी है। दूसरा, वो निवेशक जो पहले से बाजार में एक्टिव हैं, लेकिन अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव जैसे डर और लालच, उन पर काबू पाना चाहते हैं, ज्यादा अनुशासन लाना चाहते हैं और लंबी अवधि की सोच अपनाना चाहते हैं। और शायद वो लोग भी जो बचत करने में संघर्ष करते हैं या जिन्हें लगता है कि वे जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, उनके लिए भी। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये किताब उन व्यवहारिक चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क देती है। और आखिर में ये उन सभी के लिए है जो पैसे को सिर्फ दौलत जमा करने का जरिया नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी खुशी, अपनी मानसिक शांति और व्यक्तिगत आजादी से जोड़कर देखना चाहते हैं। ये किताब पैसे को सही मकसद से जोड़ना सिखाती है। संक्षेप में कहें तो हर वो इंसान जो पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेता है, यानी कि लगभग हम सभी, तो समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है? मतलब ओवरऑल वर्डिक्ट, क्या ये पढ़ने लायक है? समीक्षा इसे बहुत ऊंचा दर्जा देती है, हाईली रिकमेंड करती है। वो कहती हैं कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी हर किसी को पढ़नी चाहिए। ये इस बात पर जोर देती है कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार, अपने भावनाओं और अपनी उम्मीदों को साधना है, मैनेज करना है। ये सिखाती है कि पैसे के साथ एक स्वस्थ, समझदार रिश्ता बनाना ज्यादा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल होने से कहीं ज्यादा जरूरी और टिकाऊ है। समीक्षा ने इसे 5 में से 4.7 स्टार की शानदार रेटिंग दी है। तो इसकी गहरी समझ, इसकी सरलता
और जीवन में उतारने लायक व्यवहारिक सबकों को सलाम करती है। बिल्कुल। कुल मिलाकर संदेश साफ है, पैसे के साथ समझदारी भरा शांत रिश्ता विकसित करना ही असली जीत है। तो ये थी मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर हमारी चर्चा, जो एक समीक्षा पर आधारित थी। एक बात जो बार बार उभर कर सामने आई वो ये कि पैसे के खेल में आपका दिमाग कितना तेज है, इससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि आप अपने व्यवहार को कितना साध पाते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर आगे सोचा जा सकता है, जो इसी चर्चा से खासकर वो आजादी वाले पहलू से निकला है। हाँ बताइए। अगर असली दौलत अपने समय पर नियंत्रण पाना है तो फिर हम अपने समय की कीमत पैसों में कैसे आंक सकते हैं? क्या जिंदगी के हर घंटे का कोई मॉनेटरी वैल्यू तय किया जा सकता है, या फिर यह आजादी वाकई अनमोल है जिसे किसी तराजू पर तौला ही नहीं जा सकता? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर मंथन किया जा सकता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।